इंडियन रुपी डेली गिर रहा है। आप और मैं परेशान हैं अपने जॉब से, अपने बॉस से, अपने डेली ट्रैवल रूटीन से और हमारी डेली लाइफ से। अब हम ये सब कुछ कर रहे हैं पैसे के लिए, और पैसा कमा के हम महीने में कमा रहे थे 50,000। अब यही 50,000 अगर हम यूएस लेके जाएं तो हमें क्या ही वैल्यू मिलेगी। अब पहले जो 1947 में हमें $1 मिलता था 4 रुपये में, अब वही $1 हमें मिल रहा है 81.97 रुपीज़ में। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन वो सिर्फ आपके देश में ही काम आएगा। अब आप और मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें बाहर जाना ही नहीं है, लेकिन कभी तो जाना है। अगर ये बाहर के लिए इफेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं देश में इफेक्ट करेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडियन रुपीज़ कंटिन्यूसली क्यों गिर रहा है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। के मुकाबले 50 रुपए के स्तर पर पहुंचा, फिर इसने 60 रुपए के स्तर को छुआ और फिर ये 70 पर आया और अब putting it on the threshold of 80 rupees per dollar for the first time. The Indian rupee has breached 80 against the US dollar. It's a record low. When you think it can't get lower, it just keeps going that way. But why is the rupee falling? And is it just our currency or is it currencies across the world that are facing a similar? सबसे पहले बात करते हैं रीजंस ही। तो रुपये के गिरने का सबसे बड़ा रीज़न है कोविड, और उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर, और उसके बाद यूएस में इन्फ्लेशन। अब ये तीनों का लिंक क्या बना, अब इसी को जोड़ते हैं मैं आपको बताता हूँ कि यूक्रेन रशिया वॉर से शुरू करते हैं। उसके बाद हर चीज़ महंगी होगी और इंडिया के इम्पोर्ट्स बिल पे बहुत भार पड़ गया। हर कोई डॉलर मांग रहा है, हर कोई हर सामान महंगा कर रहा है क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो चुकी है। अब डिमांड ज़्यादा है तो इम्पोर्ट के पैसे बढ़ेंगे। दूसरा आता है कोविड। कोविड ने सारे वर्ल्ड को अफेक्ट किया। अब उस वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ थी जो सह नहीं पाई, जैसे कि बांग्लादेश। हम लोगों ने सेपरेट वीडियो बनाई है बांग्लादेश पे, जिसमें आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सब कुछ समझ आ जाएगा, तो मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको जानना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप जा सकते हो। अब हम बात करते हैं जो कंट्रीज़ डूब गई, जैसे कि बांग्लादेश और श्रीलंका। अब कुछ कंट्रीज़ है जिनको थोड़ा सा धक्का लगा, जस्ट पाकिस्तान एंड हमारी कंट्री इंडिया। हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास डॉलर्स हैं, बट हमारे पास सब कुछ इम्पोर्टेड है। इंडिया इंपोर्ट्स में फर्टिलाइजर्स, गोल्ड, स्टील और हर प्रकार का मेटल, और सबसे ज़्यादा 80% क्रूड ऑयल, ये सब कुछ इंपोर्ट करती है। जबकि इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में हर दिन घटता जा रहा है। ये एक चार्ट जहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स कितना फ़र्क खा रहे हैं। अब ये बहुत पुराने से लेकर आज तक के। अब नेक्स्ट है अमेरिकन इन्फ्लेशन। अमेरिकन इन्फ्लेशन में हमें क्यों फ़र्क पड़ेगा। अब जब अमेरिका में महंगाई बढ़ी तो वहाँ पर लोगों ने आवाज़ उठाई, एंड उसके बाद वहाँ पर जब धीरे धीरे स्टॉक मार्केट्स गिरनी शुरू हो गई, जब वहाँ पे हर चीज़ गिरनी शुरू हो गई, तो बहुत सारे देशों से, जहाँ पे हमारे देश में से भी लोगों ने बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बिकॉज कहीं ना कहीं अमेरिका इज़ द सेफेस्ट कंट्री टू इन्वेस्ट, जहाँ पर उनको पता है कि अगर आज वो गिर रहे हैं तो कल को वो उतनी ही तेज़ी से ऊपर जाएंगे और उसी के साथ उनको बहुत प्रॉफिट होगा। इसी के साथ इंडिया से बहुत सारा पैसा बाहर फ्लो हो गया, तो हमारी कैपिटल इनकम जो है वो बाहर जा रही थी। इसी के साथ इंडिया को और लॉस होना शुरू हो गया, तो इसीलिए इंडियन रुपी और नीचे आना शुरू हो गया। अगर $1 और ₹1 दोनों बराबर हो जाए तो जस्ट इमेजिन क्या फ़र्क पड़ेगा। ये कभी किसी ने सोचा है कि $1 और ₹1 एकदम साथ में आ जाए तो आपको ऑनलाइन बुक करने पे या करेंसी एक्सचेंज करने पे आपको $80 दे के $1 देने की ज़रूरत नहीं, आपको $80 दे के $80 मिलेंगे, एंड आपके ट्रिप्स जो लाखों में होता है वो हज़ारों में हो जाएंगे, और आपका आईफोन जो लाखों में और हज़ारों में मिलता है वो महज $600 $1000 का हो जाएगा, जो कि यूएस में है। वहाँ पर $600 $1000 का आईफोन मिलता है, और वही यहाँ इंडिया में आके 50,000 60,000 1 लाख तक जा रहा है। अब ये बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए, इंडिया को नेगेटिव नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इंडिया के पास बहुत डॉलर्स पड़े हैं, इंडिया ने सेव करके रखा है, लेकिन वो ख़त्म ना हो जाए और हमारी हालत बांग्लादेश जैसी ना हो जाए। इस डर की वजह से इस वीडियो को मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं बनाऊँगा, लेकिन अब इस चीज़ का सोल्यूशन बताऊँगा। ये $1 ₹1 करने के लिए इंडिया को सबसे पहले इम्पोर्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, इम्पोर्ट्स को कम करना पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा 80% क्रूड ऑयल पे खर्च रहे हैं। जहाँ पर हम रूबल और डॉलर्स दे रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें रुपी देने का ट्राई करना चाहिए, नहीं तो कम करना चाहिए। एट द एंड एक ही तरीका बचता है, सोलर और ईवी। द ओनली वे जहाँ पर आप और हम हेल्प कर सकते हैं, हम अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक कर लें और हमारे छतों पे सोलर पैनल्स लगा लें। अगर ये रेवोल्यूशन आ जाएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया का रुपी और डॉलर एक समान आ सकते हैं। अब पॉजिटिव साइड देख लेते हैं, तो ये है कि जापान भी एक कंट्री है। जापान बहुत मॉडर्न कंट्री है और उसकी करेंसी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगी। तो अगर ₹1 और $1 कहीं ना कहीं बराबर हो सकता है, तो $1 और ₹1 भी बराबर हो सकता है। एंड जापान ने ये प्रूव कर दिया है कि कंट्री की
करेंसी से फ़र्क नहीं पड़ता, करेंसी जितनी मर्जी नीचे हो, कंट्री फिर भी मॉडर्न हो सकती है, वो फिर भी बहुत डेवलप्ड हो सकती है। और आखिर सोल्यूशन यही है कि जापान की तरह इंडिया में भी कंपनीज इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जितने ज़्यादा डॉलर्स हमें मिलेंगे, जितनी ज़्यादा हमारी टूरिज़्म होगी, क्योंकि लोग बाहर से आएंगे, लोग हमारे ऊपर डॉलर्स खर्चेंगे, तो इंडिया को कहीं ना कहीं पैसे मिलेंगे। एंड पैसे मिलेंगे तो डॉलर और रुपी बराबर आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ विदाउट एनी नेगेटिव माइंडसेट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में।